क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? कहने को यह खबर कयासों के दौर में है, मगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को सलाह दे दी है कि जल्द से जल्द ईरान को खाली कर दें। यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इस वक्त अफवाहों के बाजार में गर्म है। समानांतर तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अटलांटिक महासागर में रूस और अमेरिका के बीच में टकराव के हालात बन गए। जी हां, अमेरिका ने 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया है, जिसमें से एक पर रूसी झंडा था। नतीजा, रूस अपना सबमरीन भेज देता है और हालात तनावग्रस्त हो जाते हैं। चाइना ने अमेरिका को अंतिम चेतावनी दे दी है। जी हां, उनका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वेनेजुएला को लेकर यह उनकी अंतिम चेतावनी है। सरल शब्दों में दोस्तों, क्या ट्रंप दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा दावा जो है यह बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं अतिशयोक्ति हो, बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर अगर हम निगाह डालें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुए और उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ वेनेजुएला पर कब्जे के साथ उनके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। सरल शब्दों में थर्ड वर्ल्ड वॉर के हालात पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अटलांटिक महासागर में हुआ क्या। तस्वीरों के जरिए आपको पता चल जाएगा हालात कितने खराब थे। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक ऑयल टैंकर है जिस पे रूस का झंडा था। नाम था मैरिनारा ऑयल टैंकर। अमेरिका उसके पीछे पड़ गया, उसकी मिलिट्री उनके पीछे पड़ गई। और यह वीडियो है उस बात की वानगी, उस बात का सबूत कि किस तरह से अमेरिकी मिलिट्री जो है वो इस ऑयल टैंकर के पीछे पड़ी रही। अब यह दूसरी तस्वीर जो है आपके सामने, इसमें अमेरिका ने मैरिनारा ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। और यह सिर्फ एक ऑयल टैंकर नहीं था, अमेरिका ने एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा किया। अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि ये ऑयल टैंकर्स प्रतिबंधों से बचने के लिए भाग रहे थे और हमने उन्हें पकड़ लिया। मगर माहौल जो है इसलिए खतरनाक हो जाता है कि वहां पर एक रशियन सबमरीन भी मौजूद थी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कई रशियन एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका हिमाकत ना करे। हालांकि रूसी विदेश मंत्री का बयान बहुत सधा हुआ है, बहुत नपा तुला है, मगर कई रशियन एजेंसीज कह रही हैं कि उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिमाकत अमेरिका किसी सूरत में ना करे। ये जो पूरा संकट बना हुआ, ये जो पूरे हालात हैं, हुआ क्या, ये कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। मगर ईरान, जी हां, वहां हालात खराब हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को कह दिया है कि ईरान जल्द से जल्द खाली करें। बड़ा प्रश्न, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करने वाले हैं? दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत करना असंभव है। यानी कि मामला स्पष्ट है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यह दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, खासतौर से मध्य पूर्व इलाके के लिए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को क्या हिदायत दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ने की अपील की है। यह एडवाइजरी 7 जनवरी 2026 को अपडेट की गई, जब ईरान में हालात काफी तनावपूर्ण और अस्थिर बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ईरान के लिए डू नॉट ट्रैवल यानी वहां न जाने की चेतावनी जारी की है। जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अभी ईरान में हैं, उनसे साफ कहा गया है कि मौका मिलते ही बाहर निकल जाएं। वजह है देश भर में हिंसक प्रदर्शन, अचानक हालात बिगड़ने का खतरा और सुरक्षा की गंभीर चिंताएं। इसका मतलब क्या है? सरकार मान रही है हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। विदेशियों, खासतौर से ड्यूल सिटीजन्स, दोहरी नागरिकता वालों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने का खतरा हो सकता है। जरूरत पड़ने पर दूतावास की मदद सीमित या बंद भी हो सकती है। अगर कोई चेतावनी के बावजूद रुकता है तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी। उड़ानें कम हो सकती हैं, इसलिए लोगों से कहा गया है कि उपलब्ध फ्लाइट्स पर नजर रखें और प्रदर्शनों से दूर रहें।
मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि इस वक्त ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ईरानी सरकार उन पर दमन कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, उन्हें मार रही है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनों पर सरकार हिंसा अख्तियार करेगी तो हम ईरान पर हमला करेंगे। इजराइल भी बहाने ढूंढ रहा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस बात को समझता है कि हालात कितने खराब होने वाले हैं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, कनाडा और भारत ने भी लगभग यही दिशा निर्देश जारी किए हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? इसका जवाब मैं अब देने जा रहा हूं। फिलहाल 8 जनवरी यानी 2026 तक ऐसा कोई पक्का या कंफर्म प्लान सामने नहीं आया है कि अमेरिका या इस्राइल ईरान पर दोबारा हमला करने जा रहे हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है, बयानबाजी तेज है, धमकियां चल रही हैं, लेकिन हमला तय है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम समझें इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है और बेंजामिन नेतन्याहू का क्या रुख है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अमेरिकी रुख की। आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जरूर कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम तेज करता है या अंदरूनी विरोध को हिंसा से कुचलता है तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई सीधा, पहले से तय सैन्य हमला घोषित नहीं हुआ है। अमेरिका ज्यादातर डराने और डेटरेंस यानी तैयार रहने की रणनीति पर चल रहा है। मगर जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल के तेवर कहीं ज्यादा सख्त हैं। इजराइल इस बारे में क्या कहता है, गौर फरमाया जाए। नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान या उसके समर्थक जैसे हिजबुल्लाह पहले हमला करते हैं तो जवाब बहुत कड़ा होगा। इस्राइल के अंदर रणनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये ज्यादातर दिमागी खेल और चेतावनी जैसी हैं, ना कि तुरंत जंग की घोषणा। मतलब हम तैयार हैं लेकिन अभी हमला नहीं करने वाले। सबसे बड़ी बात, ईरान का अपना रवैया काफी कठोर दिखाई दे रहा है। इस वक्त ईरान दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। पहली चुनौती देश के अंदर प्रदर्शन जो कि हिंसक होते जा रहे हैं, और दूसरी चुनौती जो वो देख रहा है अमेरिका और इस्राइल से। इस बारे में ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार शाम यानी 7 जनवरी को जारी बयान में ईरान को लेकर अमेरिका के दखल देने वाले रुख की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि ईरानी जनता अमेरिका की धोखेबाज नीतियों और दुश्मना रवैये को कभी भी ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता, आजादी और सम्मान को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ईरान के अंदरूनी हालात को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की दखलंदाजी और गुमराह करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। इसे ईरान की महान जनता के प्रति अमेरिकी सरकार की जारी दुश्मनी का साफ संकेत बताया गया है। बयान के मुताबिक ऐसे रुख ईरानी जनता की किसी वास्तविक चिंता से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मैक्सिमम प्रेशर, धमकी और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल की नीति का हिस्सा हैं, जिनका मकसद हिंसा और आतंकवाद को भड़काना और देश में शांति और असुरक्षा पैदा करना है। सबसे बड़ी बात, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह बयान, जिसमें वो कहते हैं टाइम फॉर ईरान यूएस टॉक्स इनअप्रोप्रिएट ड्यू टू वॉशिंगटन्स अप्रोच, यानी कि अमेरिका के रुख की वजह से इस वक्त अमेरिका से बातचीत संभव ही नहीं है। अब्बास अरागची ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। बुधवार को साप्ताहिक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान ने कभी भी बातचीत की मेज नहीं छोड़ी है और वो आपसी हित और सम्मान के आधार पर बातचीत के लिए आज भी तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन इस तरह का रवैया नहीं अपना रहा। मंत्री ने लेबनान की अपनी आने वाली यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा इस दौरे का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना है। ईरान सभी लेबनानी संस्थाओं और वहां की सरकार के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है और यह सोच दोनों तरफ एक जैसी है। अरागची ने यह भी बताया कि उनके साथ एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो व्यापार और कारोबारी संभावनाओं की पड़ताल करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग देखने को मिलेगा। यानी ईरान भी अपनी तरफ से नर्म नहीं है, ईरान दो तरफ से घिरा हुआ है, इस्राइल को मौका दिखाई दे रहा है
और अमेरिका जो इस वक्त दुनिया का दादा बना हुआ है। इससे हालात बेहद पेचीदा हो जाते हैं और पेचीदा हो जाते हैं अटलांटिक महासागर में जो हालात, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया। इसमें से एक ऑयल टैंकर मैरिनारा, उस पर रूसी झंडा था। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से बयान दिया है, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूरा घटनाक्रम दरअसल हुआ कैसे, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है और यह किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है दोस्तों। अब जानते हैं सरल भाषा में, त्वरित अंदाज में कि हुआ क्या था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि किन 2 ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका ने कब्जा किया। पहला ऑयल टैंकर जिसका नाम था बेला 1, इसका नाम बदलकर मैरिनारा कर दिया गया। यह आइसलैंड के दक्षिण नॉर्थ अटलांटिक में था। दूसरा ऑयल टैंकर जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया उसका नाम था MT सोफिया और यह था कैरिबियन इलाके में। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि रूसी सबमरीन वहां मौजूद थी और इसी से हालात तनावग्रस्त हो गए। टैंक मैरिनारा को 3 दिन से ज्यादा समय तक रूसी सबमरीन एस्कॉर्ट कर रही थी। उसके बावजूद अमेरिका ने उसे पकड़ लिया। करीब 2 हफ्ते तक पीछा किया गया। टैंकर अटलांटिक महासागर में अमेरिका से बचता रहा, चालाकी से झंडा बदलता रहा। इंटरनेशनल वाटर में जहाज पर रूस का झंडा पेंट किया गया, रजिस्ट्रेशन बदली गई ताकि अमेरिका के लिए कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाए। मगर चूंकि पास में एक रूसी सबमरीन था और चूंकि इस मुद्दे पर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने सख्त तेवर अपनाए हैं, लिहाजा इसे खारिज नहीं किया जा सकता। एक तरह से कहा जा सकता है कि नौसेना के मोर्चे पर यह पहली बार है, एक अरसे बाद है, जब अमेरिका और रूस में टकराव जैसे हालात पैदा हुए। कैसे, गौर फरमाएं। अमेरिका और रूस की सीधी टक्कर। ट्रंप के कैंपेन के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका और रूस की नेवल ताकतें सीधे आमने सामने आई, वो भी सैंक्शंस लागू कराने के नाम पर। पूरी दुनिया में सैंक्शंस लागू करने का ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा, सैंक्शंस दुनिया के किसी भी कोने में लागू होंगे, यानी मामला सिर्फ अमेरिका या लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है। तीसरी बात, रूस के आर्थिक हितों पर सीधा हमला। वेनेजुएला का तेल रूस की कमाई में अहम रोल निभाता है। टैंकर जब्ती का मामला, रूस की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। चौथा, शैडो शिपिंग का खेल उजागर। बिना जांच के जहाजों का झंडा बदलवाना, पहचान छुपाकर तेल ढोना, इससे रूस की मजबूरी और जोखिम दोनों दिखता है। पांचवा, खतरनाक एस्केलेशन यानी टकराव का खतरा। खुले समुद्र में सबमरीन, कोस्ट गार्ड, सैन्य जहाज, एक छोटी सी गलती भी हादसा बन सकती है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, इसका असर आने वाले दिनों में क्या पड़ने वाला है? तो मैं आपके सामने इसका शॉर्ट टर्म असर और लॉन्ग टर्म असर, यानी जो त्वरित परिणाम है और दूरगामी परिणाम है, क्या होने वाला है, यह सरल शब्दों में बताने वाला हूं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म असर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अटलांटिक में रूस की ज्यादा आक्रामक नेवल मौजूदगी हो जाएगी। टैंकरों का और तेजी से झंडा बदलना, समुद्र में टक्कर या गलत अनुमान का खतरा, यूएस रशिया के रिश्तों में और भी तनाव। अगर हम मीडियम टर्म असर की बात करें, रूस, चीन और ईरान की नजदीकी बढ़ेगी। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अस्थिरता बढ़ेगी, यानी जो अमेरिका के आसपास के इलाके हैं वहां पर अस्थिरता बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म असर की, यानी कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला, समुद्री कानून और सैंक्शंस लागू करने के नए खतरनाक उदाहरण। दूसरा, ग्लोबल शिपिंग में नई कोल्ड वॉर जैसी स्थिति। तीसरा, वेनेजुएला लंबे समय तक भू राजनीतिक युद्ध का मैदान बन जाएगा। और चौथा, पूरी दुनिया का सैंक्शन सिस्टम दबाव में आ जाएगी। हालात इसलिए भी खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि चाइना ने इस मुद्दे पर अंतिम चेतावनी दे दी है। जी हां, सही सुना आपने, चाइना ने इस मुद्दे पर अंतिम चेतावनी दे दी है। सुनिए उनकी प्रवक्ता क्या कह रही हैं। सुनिए पूरा बयान चाइनीज विदेश मंत्रालय का, और समानांतर तौर पर मैं इसका हिंदी में अनुवाद पेश करता रहूंगा।
The United States has brazenly resorted to the use of force against Venezuela and demanded that America First be applied when Venezuela disposes of its own oil resources. This is a typical act of bullying, a serious violation of international law, and a grave infringement on Venezuela's sovereignty that also severely undermines the rights of Venezuelan people. China strongly condemns this. I would like to stress that the legitimate rights and interests of China and other countries in Venezuela must be protected. The United States has long imposed illegal unilateral sanctions on Venezuela's oil sector and has recently brazenly used force against Venezuela, dealing a severe blow to the country's economic and social order and also threatening the stability of global production and supply chains. China has already issued strong condemnation in this regard. I would like to reiterate that cooperation between China and Venezuela is a cooperation between sovereign states and is protected by international law and laws of both countries. और जहां तक रूसी झंडे वाले मैरिनारा ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे की बात है, रशिया ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं उनके विदेश मंत्री, और उनके विदेश मंत्री ने बयान दिया है, रशिया डिमांड्स द यूएस इंश्योर ह्यूमेन एंड डिग्निफाइड ट्रीटमेंट ऑफ रशियन सिटीजन्स अबॉर्ड द शिप एंड फुल्ली रिस्पेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग देयर राइट टू रिटर्न टू रशिया। सरल शब्दों में कहा जाए, रूस कह रहा है कि जो उसके तमाम नागरिक मैरिनारा टैंकर में मौजूद हैं, उनके साथ सलीके से बर्ताव किया जाए, इंसानियत भरा बर्ताव किया जाए, वरना इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। मगर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप की भूख नहीं मिट रही। सही सुना आपने, ट्रंप की भूख नहीं मिट रही, और इस वजह से हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने बीबीसी के जो राजनयिक संवाददाता हैं उनकी बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, बीबीसी के राजनयिक संवाददाता हैं जेम्स लैंडल। उनका कहना है, ट्रंप की भूख अभी भी बरकरार है। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा सैन्य कार्रवाई करने की इच्छा अभी भी कम नहीं हुई है। वेनेजुएला के खिलाफ उनकी सैन्य आक्रामकता से यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो गई है। ऐसा लगता है कि वो टैंकरों पर कार्रवाई करके इस संदेश को और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता, जिनमें यह भी शामिल है कि जहाज पर क्या क्या सामान लदा हुआ था। यह अभियान दर्शाता है कि अमेरिका भले ही अकेले काम करना पसंद करता हो, लेकिन उसे सहयोगियों की भी जरूरत है। अमेरिका इस तरह के अभियानों को अंजाम देने में इसलिए सक्षम है क्योंकि उसके पास दुनिया में बड़े सैन्य हवाई अड्डे हैं जहां से अमेरिका ऐसे ऑपरेशंस चला सकता है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका दुनिया का दादा है। रूस और चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस पूरे मामले पर उनकी निगाह बनी हुई है। रूस और चीन जानते हैं कि वो हालात को और बिगाड़ नहीं सकते हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ ये तिकड़ी जो है वो करीब आ रही है। रशिया, चाइना और ईरान। अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो मुझे इस बात की आशंका है कि रशिया और चाइना खुलकर ईरान के पक्ष में आएंगे। और बात वहां पर नहीं रुकती, हो सकता है मध्य पूर्व के कई देश इस बार ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दें। यानी कि इस बार ईरान पर हमला सामान्य नहीं होगा। और आप जानते हैं दोस्तों, जो भी होगा उसकी जानकारी पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।